नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। आज अपनी जो है मनोविज्ञान की कौन से नंबर की क्लास है आप सभी को पता ही होगा, जो रेगुलर है उनको तो 5th नंबर की क्लास है अपनी। ठीक है, इसमें हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थ्योरी तो कर ही रहे हैं। कौन से टॉपिक की करेंगे आज? संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संवेगात्मक इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम थ्योरी करेंगे। तो इसमें अपने आते हैं एक तो मैकडूगल जीन पियाजे का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत। ठीक है, और अपन फिर बाद में ये जो दिशा की बुक है इसके PYQ क्वेश्चन भी करते हैं। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आ रही हो, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएँ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई संवेग क्या होता है, संवेग इमोशंस क्या होते हैं। तो इमोशंस जो है आपके मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया होती है जो किसी उत्तेजना के प्रति उत्पन्न होती है। यह हमारी सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब सीधा सा मतलब ये है कि संवेग जो है क्या है, आपके मेंटल जो दिमाग में क्या है, मेंटल रेस्पॉन्स, फिजिकल रेस्पॉन्स, उसको हम संवेग बोलते हैं। हमारी जो सोच होती है, बिहेवियर होता है, उसको इमोशंस प्रभावित करते हैं। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, किसी और को डांट देंगे, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव रहने लग जाएगा। अभी आप बहुत खुश हैं तो आपसे जैसे कोई भी काम करवा लो तो आप वो काम कर देंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप वो काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है अपने पास में बहुत टाइप के संवेग होते हैं, बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर होते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, वैसे आपको सबको पता ही होगा। अब बात आती है भाई मैकडूगल कौन थे और इनका अपने जो मनोविज्ञान है उसमें क्या योगदान था। तो मैकडूगल जो है, इनका पूरा नाम है विलियम मैकडूगल। क्या नाम है? विलियम मैकडूगल। और ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने मूल प्रवृत्ति जो है इसका सिद्धांत दिया था इन्होंने, जो मानव व्यवहार के आधारभूत कारकों को समझाने में हेल्प करता है अपनी। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति का इन्होंने सिद्धांत दिया था 1908 में। किसने? विलियम मैकडूगल ने। और इनकी एक बुक भी आती है, तो ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो देख लीजिए आप भी। तो इनकी बुक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक का नाम है। ठीक है, और ये बुक इन्होंने पब्लिश की थी 1905 में। तो 1905 में इन्होंने ये बुक प्रकाशित कर दी थी। कौन सी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। किसकी बुक है? विलियम मैकडूगल की। इन्होंने किसके बारे में बताया है, तो इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। और कितनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया, तो अभी हम देखेंगे 14 जो है 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। और जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति होती है उसके साथ में इमोशंस जुड़े रहते हैं। इसलिए ये क्या है, हम संवेगात्मक विकास में पढ़ रहे हैं। जो भी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति है उसके साथ में जो है संवेग, इमोशंस जो है ये जुड़े रहते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये अपन को यहाँ पे देखना है। अब जो है भाई मूल प्रवृत्ति जो है इसके जनक तो कौन है? मूल प्रवृत्ति जो है इसके जनक यही है, विलियम मैकडूगल। ठीक है, तो विलियम मैकडूगल जो हैं ये इसके जनक है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमें देखना है कि भाई जो मैकडूगल है इनकी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है। तो मैकडूगल के अनुसार जो मानव व्यवहार कुछ जैविक प्रवृत्तियाँ जो हैं उन पर आधारित होता है, जो कि जन्मजात होती है और व्यवहार को प्रेरित करती है। क्या बता रहे हैं भाई ये, कि मानव का व्यवहार जो है ये क्या है, कुछ जैविक प्रकृतियों पर बेस्ड होता है और ये क्या है, जन्मजात होती है और अपने जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं अपने मैकडूगल जी के सिद्धांत पे। तो मैकडूगल जी का ये सिद्धांत है, इन्होंने यहाँ पे 14 संवेग के बारे में बताया है, 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियाँ मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों के जन्म देने वाला बताया है। तो मैंने बताया आपको कि जो मूल प्रवृत्तियाँ है वो रिलेट होती है किसके साथ में? संवेग के साथ में। तो एक साथ चलती है, इसलिए हम यहाँ पे संवेगात्मक विकास में ही देख रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब उनके अनुसार, मतलब मैकडूगल जी के अनुसार क्या है, मूल प्रवृत्ति जो है ये जन्म व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, ये जो मूल प्रवृत्ति है इसके 3 पक्ष होते हैं।
ठीक है भाई, 3 पक्ष होते हैं, तो बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो होता है भाई ज्ञानात्मक। कौन सा होता है? ज्ञानात्मक। दूसरे नंबर पे है भावात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, और फिर आता है क्रियात्मक। तो ये 3 पक्ष होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे भी कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मैकडूगल के अनुसार जो है मूल प्रवृत्ति जो है उसका कितने पक्ष होते हैं। ठीक है, पक्ष कितने होते हैं? तो एक ज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया और क्रियात्मक हो गया। ठीक है, अब मैकडूगल ने क्या है 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, तो प्रत्येक से जुड़ा हुआ एक संवेग बताया है। तो अपने को क्या करना है, इधर तो अपन मूल प्रवृत्ति लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मूल प्रवृत्ति लिखेंगे, और इधर अपन को संवेग लिखने, इमोशंस लिखने, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो बस अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इनके सिद्धांत में सिर्फ ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ और इनके साथ में जो संबंधित संवेग है, इमोशंस है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है अपने, इधर तो लिखे हुए हैं मूल प्रवृत्तियाँ, ठीक है, इधर लिखे हैं संवेग। तो देखिए पहले नंबर पे आ रही है पलायन। पलायन एस्केप करना। अब पलायन जो है, पलायन कब करते हैं आप? पलायन जब करते हैं जब आपको क्या लगता है भाई? डर लगता है। एक जगह से आप कहीं दूसरी जगह जाने की क्यों सोचते हैं? जब आपको डर लगता है। मान लीजिए आप रात में कहीं से आ रहे हैं, बहुत अंधेरा है वहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके मन में क्या है? डर चल रहा है, भय चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप वहाँ से पलायन करने की सोचेंगे, और जल्दी से जल्दी सोचेंगे कि हम तो क्या है जल्दी से अपने जो सेफ प्लेस है अपने घर पे पहुंच जाए। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई पलायन से क्या उत्पन्न होता है, मतलब भय से क्या जुड़ा रहता है? पलायन। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखना है युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब क्या है? इंग्लिश में कॉम्बैट बोलते हैं, और जनरली हम इसको देख सकते हैं। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा। क्या करना है भाई? युद्ध करना है, युद्ध करना है, वार करनी है, लड़ाई करनी है। तो लड़ाई कब करनी है? जब आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा हो किसी पे, तो आप क्या है किसी को भी डांट देते हैं, किसी से भी क्या है लड़ाई कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। तो इससे संवेग जुड़ गया अपने क्रोध, एंगर। ठीक है, युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा। तो ये कब उत्पन्न होती है? जब आपके अंदर क्या है? क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे है भाई निवृत्ति। निवृत्ति है, निवृत्ति को क्या बोल रहे हैं? रिपल्शन। ठीक है, निवृत्ति रिपल्शन, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें पीछा छुड़ाना है आपको। क्या करना है? पीछा छुड़ाना है किसी व्यक्ति से। ठीक है भाई, पीछा छुड़ाना है। तो पीछा छुड़ाने की कब सोचते हैं? जब आपको किसी से बहुत ज़्यादा घृणा हो जाए। क्या हो जाए भाई? घृणा हो जाए, आप किसी से ज़्यादा ही नफरत करने लग जाए, हेट आपके अंदर आ जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि मेरा तो इससे पीछा छूट जाए, निवृत्ति हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ नंबर पे है भाई जिज्ञासा। तो जिज्ञासा जो है ये क्यूरोसिटी कब आती है? क्यूरोसिटी अपने आती है जब आश्चर्य होता है। ठीक है, वंडर, इससे अपने क्यूरोसिटी आती है। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर पे है शिशु रक्षा। क्या है भाई? शिशु रक्षा करना है। अब शिशु रक्षा जो है ये कब आती है? तो शिशु रक्षा, संतान कामना भी ये कभी कभी आ जाता है। संतान कामना, पेरेंटल, ये सब आ सकता है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब आपके अंदर वात्सल्य का भाव हो। क्या हो? वात्सल्य, प्रेम करने का, लव करने का जो भाव है ये उत्पन्न होगा, तब जाके क्या है आप में संतान कामना की इच्छा होगी। ठीक है, और शिशु रक्षा, पेरेंटिंग आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे क्या है केयर करना नहीं आता है, ठीक है, प्यार करना नहीं आता बच्चों को, अब तो क्या है आप थोड़े से यहाँ पे इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 6 नंबर पे है शरणागति। शरणागति अपील। ठीक है, शरणागति अपील से क्या मतलब है भाई अपना? तो ये कब आती है? शरणागति आती है अपने करुणा से। ये क्या है? विषाद है, या इसको हम करुणा भी बोल सकते हैं। तो करुणा से क्या होता है? शरणागति आती है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब 7 नंबर पे स्टेज आती है रचनात्मक। रचनात्मक कंस्ट्रक्शन हो गया रचनात्मक से। ठीक है, रचनात्मक से कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन से क्या होता है? संरचनात्मक भावना वाले जो संवेग है वो आते हैं। क्या आते हैं भाई? संरचनात्मक भावना वाले संवेग आएंगे। ठीक है, अब है 8th नंबर पे संचय प्रवृत्ति। संचय प्रवृत्ति में क्या करेंगे आप भाई? संचय प्रवृत्ति में
संचय प्रवृत्ति में आपके एक्विजिशन में आपके अंदर क्या है, संग्रहण करने की वो बढ़ेगी, संग्रहण करने की ये रहती है मूल प्रवृत्ति। तो ये कब आती है, जब आप स्वामित्व की भावना रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, स्वामित्व की, ओनरशिप की क्या रखते हैं, भावना रखते हैं। तो आप में क्या है भाई, संग्रहण की ये आ जाएगी मूल प्रवृत्ति। ठीक है, अब है भाई 9th नंबर पे सामूहिकता। सामूहिकता है, ठीक है। सामूहिकता कब आएगी, सामूहिकता आएगी जब क्या करेंगे भाई, आप एकाकीपन लोनलीनेस फील करेंगे। तो आप क्या सोचेंगे कि हमें क्या है, थोड़ा सा ग्रुप में भी रहना चाहिए, सामूहिकता में रहना चाहिए। ठीक है, तो एकांकीपन हो गया ये। 10th नंबर पे है अपने काम की प्रवृत्ति, कामुकता प्रवृत्ति। ठीक है, सेक्स करने की इच्छा। ठीक है, ये आती है अपने कामुकता से, लस्ट इससे। ठीक है, तो ये हो गया। 11 नंबर की प्रवृत्ति है आत्मगौरव। आत्मगौरव जो है सेल्फ एजर्शन। क्या है भाई, सेल्फ एजर्शन है। इससे क्या है, श्रेष्ठता की भावना आती है। क्या आती है, श्रेष्ठता की भावना आती है, आत्मश्रेष्ठता। आत्मश्रेष्ठता आ जाए या फिर आत्म स्वाभिमान आ जाए। ठीक है, स्वाभिमान आएगा तो गौरव भी बढ़ी जाएगा। ठीक है, तो आत्म स्वाभिमान आ गया तो ये आत्मगौरव आपका बढ़ी गया। ठीक है, 12th नंबर पे आ गई है दैन्य। दैन्य मतलब क्या है भाई, दैन्य का मतलब है यहाँ पे दुखी हो गए भाई, बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए। अपनी तो एग्ज़ाम आने वाली है और अब में तो हमारी तैयारी नहीं है, हमारे तो नंबर ही अच्छे नहीं आ रहे। तो अब क्या होगा भाई, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग आने लग जाएगी आपके अंदर। तो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है, जितना आपने पढ़ा है बहुत ही अच्छा पढ़ा है। अब लास्ट टाइम पे जाके ये मत सोचिए कि हमारे तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब हो जाएगा वहाँ पे। अगर आप लगे रहेंगे तो नेगेटिव फीलिंग्स लाते रहेंगे तो यही चलता रहेगा। तो इसको डिलीट करना है अपने यहाँ से। ठीक है, बस ये तो एग्ज़ाम के लिए याद रखना पड़ रहा है, अपने अंदर ये नहीं लाना है। ठीक है, अब है 13 वाली भोजन अन्वेषण। भोजन अन्वेषण से क्या हो गया भाई, फूड सीकिंग। फूड सीकिंग मतलब सीधी सी भाषा में भोजन करने की इच्छा, बार बार खाने की इच्छा होएगी आपकी। तो क्या होगा, ये कब होता है, जब आपको भूख लगती है। क्या लगती है भाई, भूख लगती है तो भोजन करने की इच्छा भी होती है। तो ठीक है, अब लास्ट है 14 नंबर की हास्य। क्या है, हास्य। हास्य से क्या हो गया, हंसी मजाक करना, लाफ्टर। हंसी मजाक से देख सकते हैं इसको। ठीक है, हंसी मजाक हो गया। अब हंसी मजाक से क्या है भाई, आमोद, एम्यूज़मेंट, इससे ये हंसी मजाक आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो सिद्धांत है मैकडूगल का ये समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी बात मैं और एक बार आपको बता देती हूँ कि जो एक तो भावना है, ठीक है, भावना है, एक संवेग वर्ड है, और क्या है भाई, एक है मूल प्रवृत्ति। 3 वर्ड है ये। तो इनका मतलब क्या है, कंपेयर करके देखते हैं अपन। तो भावना का मतलब तो है सीधा सा कि जो विचार है आपके अंदर, क्या है भाई, आपके अंदर जो भी विचार है वो अंदर ही रहें। ठीक है, विचारों का आंतरिक रूप हो गया, ये तो इंटरनल हो गया। ठीक है भाई, अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं दिखाई देंगे। अब ये जो विचार है अगर बाहर आ जाएं तो बाहरी रूप, बाह्य प्रकाशन कर दिया भाई आपने। जैसे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर दिया ना, क्रोध आ गया आपको तो बाह्य प्रकाशन हो गया। तो अब क्या हो गए, वो संवेग में चेंज हो गई आपकी भावना। अब ये मूल प्रवृत्ति क्या है भाई, तो मूल प्रवृत्ति है विचारों का क्रियात्मक रूप। क्या है भाई, ये विचारों का जो है ये क्रियात्मक रूप है। क्या है, क्रियात्मक रूप है। ठीक है, ठीक है, तो यही तो सब देखा हमने मूल प्रवृत्ति में। ये देखो, हंसी आ गई, भोजन अन्वेषण, भोजन करने की इच्छा हो गई, ये सब क्रिया ही तो है। सामूहिकता आ गई, संचय प्रवृत्ति। तो इन तीनों का मतलब आपको अब आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको कहीं भी ये शब्द मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के जनक पूछे तो विलियम मैकडूगल करना है। ठीक है, और क्या पूछे आपसे, अगर आपसे पूछे कि जो विलियम जेम्स थे, मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपको बताना है कि विलियम जेम्स ने किया, ना कि मैकडूगल ने किया। तो अगर पूछे कि भाई मूल प्रवृत्ति वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया, तो यूज किया है भाई विलियम जेम्स ने। लेकिन जो इसके बारे में सिद्धांत दिया है, उस पर बेस्ड सिद्धांत दिया है, ये दिया है किसने, विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने सेकंड नंबर का जो सिद्धांत पढ़ना है अपन को आज की क्लास में। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है भाई, ब्रूनर जी का पढ़ना है कौन सा, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर्स थ्योरी पढ़नी है। अब ये संज्ञानात्मक क्या है, ये संज्ञानात्मक क्या भला है। तो संज्ञानात्मक आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो आपकी मानसिक प्रक्रिया है, आपके जो दिमाग की बात आ जाए, सारी दिमाग की बत्ती क्या करनी है, गुल नहीं करनी है, अपने को चालू रखनी है। ठीक है, तो मेंटली जो भी आपकी बात होगी, ठीक है, मेंटल वाली बात होगी, उसके लिए संज्ञानात्मक वर्ड आता है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा याद रखेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट याद रखो। कॉग्निटिव मतलब आते हैं ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को रिलेट कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे और भाई, इसमें स्मृति की बात करेंगे, मेमोरी की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे, चिंतन की बात भी करेंगे, थिंकिंग की, और स्मरण की बात भी कर लेंगे। ये सब क्या है, अपन दिमाग से ही तो करते हैं, तो ये सारी बात अपन इसमें कर लेंगे। अब संज्ञानात्मक क्षेत्र हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया। अब ये जो है जेरोम ब्रूनर जो है, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या करा है भाई, शिक्षा को महत्व दिया है। ठीक है, शिक्षा को महत्व दिया है एक तो इन्होंने। और जो जेम्स ब्रूनर है, इन्होंने क्या किया भाई, ये तो एक पहली बात तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे नया सिद्धांत दिया, जो कि क्या था भाई, जीन पियाजे जो थे, इनके संज्ञानात्मक विकास के वैकल्पिक रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसका विकल्प क्या है। तो उसका विकल्प है भाई ये जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। ठीक है, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत क्या है भाई, पियाजे का जो सिद्धांत है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसका क्या है, एक अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है। ठीक है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। उसके अनुसार ये मॉडल वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करते हैं भाई, इसमें वातावरण से सामंजस्य स्थापित करते हैं। ब्रूनर ने मेन रूप से क्या है, इस बात पे बल दिया कि जो शिशु जो है भाई, बच्चा जो है, वो अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से मेंटली फॉर्म में किस प्रकार से व्यक्त करता है, और शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में चिंतन कैसे करता है। उनका मानना था कि जो शिशु है भाई, वो अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्न 3 कारकों में व्यक्त करता है। ठीक है, 3 कारक आ गए इसमें, किसमें भाई, जेरोम ब्रूनर वाले में क्या आ गए, 3 कारक आ गए। अभी ऊपर कौन से वाले पढ़े थे भाई, मैकडूगल जी पढ़े थे। तो मैकडूगल जी क्या कर रहे थे, डुगल रहे थे। ठीक है, कितनी बार डुगल रहे थे भाई, ये 14 बार डुगल रहे थे। ठीक है, तो याद रह जाएगा, 14 प्रवृत्ति दी है इन्होंने, 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की जाए तो मैकडूगल जी को डुगल देना है 14 बार। और इधर आ जाए अपने पास ब्रूनर, तो ब्रूनर से क्या है भाई, तीन इन्होंने ये दी है। ठीक है, अवस्थाएं। ठीक है, अब जेरोम ब्रूनर की भाई ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आती है ये इनएक्टिव स्टेज। क्या है ये, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ वापस से, इनएक्टिव स्टेज हो गई। और हिंदी में हम इसको क्या बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व, या फिर सक्रियता विधि, या फिर आ जाए आपके पास में क्रियात्मक विधि। ठीक है, क्रियात्मक विधि आ जाए, सक्रियता विधि आ जाए, और क्या आ जाए भाई, क्रिया निर्माण विधि आ जाए। ठीक है, ये सारे वर्ड आ जाए तो इनएक्टिव स्टेज। अब हिंदी में देखो कितने सारे नाम हो गए, तो मेरा ये सजेशन है फटाफट से इंग्लिश में याद कर लो। और इंग्लिश का भी जो है पेपर वही सही माना जाता है, तो आपके लिए ही आसानी होगी। वैसे भी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतनी सी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि भाई किस टर्म का क्या मतलब है, तो आपकी ही आसानी होगी। बाकी आपको दोनों फॉर्म में तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है। तो जो ये इनएक्टिव एज है भाई, ये कब से कब तक होती है ये भी बता दो ज़रा। तो ये होती है भाई जन्म से लेके कितने, 2 वर्ष तक, जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, सेकंड एज आ गई आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज को क्या बोल रहे हैं भाई, दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व बोल दिया एक बोल दिया प्रतिमा विधि, एक बोल दिया क्या बोलेंगे भाई, प्रतिबिंबात्मक भी बोल देंगे। ठीक है भाई, प्रतिबिंबात्मक विधि भी बोल दिया, सॉरी अवस्था भी बोल दिया। अब इसमें भी वही देखो, एक नाम ये 3 नाम तो ये हो गए। तो सीधी सी बात है, वापस से इंग्लिश में याद कर लो, आइकॉनिक स्टेज। ठीक है, आइकॉनिक स्टेज हो गई भाई दूसरी।
तीसरे नंबर की है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक से क्या हो जाएगा, सिंबल प्रतीक, ठीक है भाई, प्रतीक, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, सांकेतिक विधि, और क्या बोलेंगे, तो बस इसके तो 2 ही नाम है। अब ये जो आइकॉनिक है इसकी एज भी बता दीजिए, तो इसकी एज भी बता देते हैं आपको, ये है 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है भाई, 2 से 7 वर्ष तक ये आइकॉनिक हो गई। और सिंबॉलिक की हो गई 7 से लेके कहीं पे 15 मिलती है, कहीं पे 16, ठीक है। तो ये अपने बात हो गई, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है, सीधी सी बात है कि ये जो है जेरोम ब्रूनर, इन्होंने 3 अवस्था बताई। अब इंग्लिश में याद करेंगे तो फटाफट से देखो EIS याद रखो, ठीक है। या फिर अब EIS याद नहीं रहे तो क्या याद रखोगे, IES याद रख लो, IES, ठीक है। IAS तो याद रखते ही हो, IAS नहीं बन पा रहे तो IAS मिल गई, ठीक है। अब I से तो हो गया अपने पास आइकॉनिक, E से हो गया इनएक्टिव और S से हो गया सिंबॉलिक, ठीक है। तो जेरोम ब्रूनर से ये 3 अवस्था आपको याद हो गई होंगी। इनकी एज भी याद हो गई होंगी भाई, जन्म से 2 वर्ष हो गई, फिर हो गई ये 2 से 7 वर्ष, और फिर हो गई 7 से 15 से 16 वर्ष, ठीक है। अब पहली वाली स्टेज को थोड़ा सा देख लिया जाए, सक्रियता विधि, इनएक्टिव स्टेज। तो ये अवधि बता ही दिया आपको भाई, जन्म से लेके कितनी, जन्म से लेके ये बता रहे हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर ले, ये जन्म से लेके है 2 वर्ष तक, ठीक है भाई, जन्म से 2 वर्ष तक हो गई। ये हो गई आइकॉनिक अपनी 18 माह से 24 माह, इसको भी हटाओ, ये हो गई है 2 से 7 वर्ष, और ये वाली ठीक है 7 वर्ष से आगे, तो 7 से 15 से 16 वर्ष, ठीक है। अब सक्रियता में क्या है, सक्रियता है जो है इसका नाम आपको बता ही दिया भाई, क्या है, सक्रियता हो गई, क्रियात्मक हो गई, विधि निर्माण हो गई। तो इसमें क्या है, ज्ञान के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जाता। क्या होता है इसमें, आप में जो ज्ञान है उसके आधार पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें बच्चे वाली उम्र है, तो ज्ञान के आधार पर कितना ही कार्य कर लेंगे। तो ज्ञान के आधार पर इसमें कोई भी कार्य नहीं करना है, ठीक है। बच्चा ज्ञान नहीं लगाता है, बड़े जो हैं वही ज्ञान ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्द इन क्रियाओं के माध्यम से करता है। अब इसमें जो है जैसे भूख लगने पे वो क्या करेगा, हाथ पैर हिलाएगा और रोने लगेगा, ठीक है, भूख लगने पे ये करेगा एक तो, और क्या करेगा वो, तो शारीरिक और गामक क्रिया करेगा, ठीक है भाई, शारीरिक और गामक क्रिया इसमें आई गई कि वो हाथ पैर हिला रहा है, ठीक है, इधर उधर घूम रहा है, तो ये हो गया। फिर क्या करेगा, चलेगा भी सही, ठीक है, चलना सीखेगा, चलना सीखेगा, चलाना नहीं है, चलना है, चलना सीखेगा, दौड़ना भी सीखेगा, ठीक है, पहले घुटनों के बल चलेगा, धीरे धीरे फिर आराम से चलने लग जाएगा बिना सहारे के, दौड़ने भी लग जाएगा बहुत परफेक्टली, फिर हाथ पैर तो चलाएगा ही, हाथ पैर तो पहले ही चला रहा है, ठीक है। और जो है बालक वातावरण के प्रति क्या करता है, तो बालक जो है वातावरण के प्रति यहाँ पे प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। पहली स्टेज आपकी कंप्लीट हुई है। अब दूसरी स्टेज क्या है भाई, दूसरी स्टेज है अपनी प्रतिमा आधारित अवस्था। प्रतिमा आधारित बोल दो, आइकॉनिक बोल दो, क्या बोल दो भाई, प्रतिमा आधारित बोल दो, आइकॉनिक बोल दो, प्रतिबिंबात्मक बोल दो। अभी तो बताया नाम इतने सारे, प्रतिबिंबात्मक बोल दिया, दृश्य प्रतिमा बोल दिया, और ठीक है, ये बहुत है। अब इसकी एज आपको बताई दी, 2 से 7 वर्ष। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन से कुछ दृश्य बनाकर व्यक्त करता है, ठीक है। तो दृश्य बनाकर ये क्या है, व्यक्त करता है। और इसमें क्या होता है, इस अवस्था में वह प्रत्यक्षीकरण से सबसे ज़्यादा सीखता है। प्रत्यक्षीकरण से सबसे ज़्यादा सीखता है मतलब क्या है भाई इसका, कि बच्चे को जो भी चीज़ें दिख रही है उसके अनुसार ये सीखता है, ठीक है। और अपने दिमाग में क्या करता है, प्रतिबिंब बना लेता है, ठीक है, प्रतिबिंब बना लेता है, इमेज बना लेता है एक, ठीक है। तो इसके आधार पे ये सबसे ज़्यादा सीखता है। सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज है सांकेतिक, सिंबॉलिक एज, 7 से 15 से 16 ईयर हो गई। इसमें क्या करेगा बच्चा, इसमें जो है बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधी संकेतों मतलब भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बच्चों में प्रतीकों को ठीक है, प्रतीकों आ जाए, संकेत आ जाए, चिन्ह आ जाए,
तो इनसे क्या करेगा, वो अपने मूल विचार जो है उनको संबंधित करने की योग्यता का विकास रखेगा, ठीक है, या फिर ये विकास होने लग जाता है। तो सीधी सी बात है, सिंबॉलिक है तो संकेत से ही सीखेगा, तो संकेत से सीख लिया यहाँ पे बच्चे ने, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे चल के क्या करेंगे भाई, जो है जीन पियाजे, इनको भी देखेंगे। तो अभी आपको मैं बता देती हूँ जीन पियाजे और ये क्या देख रहे हैं, ब्रूनर। तो जीन पियाजे और ब्रूनर का जो सिद्धांत है दोनों का संज्ञानात्मक का ही है, कॉग्निटिव थ्योरी ही है दोनों की, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस थोड़ा बता दिया जाए आपको। तो डिफरेंस है भाई, जीन पियाजे इन्होंने तो 4 अवस्था दिए, क्या दिए भाई, 4 अवस्था बताइए इन्होंने तो, ठीक है। ब्रूनर साहब ने दिए 3 अवस्था, ब्रूनर में भी 3 वर्ड है तो 3 ही अवस्था दिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब जीन पियाजे ने कौन सी एक्स्ट्रा दे दी, तो इन्होंने भाई एक और दी है, कौन सी दी है, इन्होंने दी है 4 अवस्था। तो देखो इनके हैं, मैं तो इसे याद करती हूँ SPCF से, SPCF याद कर लो, जीन पियाजे की पूरी 4 अवस्था याद हो जाएगी। S से क्या है, तो S से आ जाएगा सेंसरी, ठीक है, सेंसरी मोटर। P से आ जाएगा प्री से आ जाता है प्री ऑपरेशनल, क्या आ जाता है, प्री ऑपरेशनल। C से मैं याद रखती हूँ कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट मूर्त अवस्था। और F से है लास्ट में फॉर्मल मतलब आपको पता ही है क्या है, औपचारिक। तो बस SPCF याद करोगे और जीन पियाजे आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, 4 अवस्था याद करनी है, SPCF पियाजे हो गया। ब्रूनर से क्या बताया था, ब्रूनर का बताया था EIS याद रखोगे, ज़्यादा बढ़िया है, नंबर वाइज हो जाएगा। और अगर आप IES याद करोगे तो भी आपके ऑप्शन में काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 अवस्था इनकी हो गई, मेन डिफरेंस यही है यहाँ पे। और इन्होंने जो है थोड़ा सा, अब इन्होंने जो एज दी है तो उसमें और इनमें कितना अंतर है, ये भी एक बात हो सकती है। तो एज लगभग क्या है, दोनों ने सेम ही बताई है, बस जो है ये कंक्रीट वाली है इसमें। तो कंक्रीट में क्या हो जाता है, यहाँ पे 7 से 11 हो जाती है, कितनी, 7 से 11। यहाँ पे अपन ने सिंबॉलिक में क्या देखी, 7 से लगभग 16 साल की देख ली थी। तो ये यहाँ पे एक अंतर हो गया। फिर जो ये लास्ट वाली फॉर्मल हो गई, तो इसमें 11 के बाद में 12 आ जाएगा, तो 12 से 16 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 अंतर हो गए कि भाई अवस्था 4 हो गई, इधर 3 हो गई, और यहाँ पे एज का डिफरेंस हो गया तीसरी और चौथी अवस्था में, ठीक है। तो मेन अंतर यही है। अब हम आगे चलते हैं। शिक्षा में उपयोगिता, बालक की मानसिक शक्ति के अनुसार शिक्षण विधियों के चयन में ये उपयोगी है भाई, क्या, ब्रूनर का सिद्धांत। बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षण योजना के नियोजन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन प्रक्रिया, इनमें आवश्यक संशोधन करके बालक का समुचित बौद्धिक विकास किया जा सकता है। अब मानसिक स्तर के अनुसार जो है पाठ्यक्रम के निर्माण में नए प्रकरण मतलब नए टॉपिक है, इनको शुरू करने में, पूर्व ज्ञान से लेकर शिक्षण योजना बनाने में ये हेल्पफुल है, ठीक है, ब्रूनर का सिद्धांत। तो शिक्षा से ज़्यादा रिलेटेड ये बात कर रहे हैं भाई ब्रूनर साहब। शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, ये सब यहाँ पे आ गई है, मेनली तो शिक्षा है, तो शिक्षा में इनकी उपयोगिता हो गई, ठीक है। अब ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषता क्या है, तो ये सिद्धांत बालकों के पूर्व अनुभव और नए विषयों से कोऑर्डिनेशन करके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बच्चों पे बल देता है। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन पर जोर देता है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि विषय वस्तु की संरचना इस प्रकार की हो कि बच्चे सुगमता से आसानी से सीख सकें, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं पियाजे की थ्योरी पे। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। तो ये हमें देखना है। जीन पियाजे जो हैं भाई, ये है स्विस मनोवैज्ञानिक शॉर्ट में लिखा है। तो ये है भाई स्विट्ज़रलैंड के क्या है, मनोवैज्ञानिक है, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। और मूल रूप से ये एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। इनके कार्यों में क्या है, इनके एक मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि पाई है। पियाजे ने फ्रांस के जो बिनेट हैं, इनके साथ में मिलकर कई वर्ष तक कार्य किए हैं। और पियाजे ने बुद्धि के विषय में भी अपना तर्क दिया है। बुद्धि जन्मजात नहीं होती, ये इन्होंने भाई बताया है। क्या बताया है भाई, कि इन्होंने बताया भाई बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती है।
इन्होंने इस पूर्व में प्रचलित कारक की बुद्धि जन्मजात होती है इसका खंडन किया। भाई ये बोल रहे हैं जबकि भाई बुद्धि जन्मजात नहीं होती, तो अपने आप पता चल गया कि बुद्धि जन्मजात होती है, इसका खंडन इन्होंने ही किया है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र जो है भाई वो भी बढ़ने लग जाता है और बुद्धि का विकास अपने आप ही संभव हो जाता है, ये इन्होंने बोला है। प्रारंभ में बच्चा जो है केवल सरल संप्रत्यय ईजी कॉन्सेप्ट को ही सीखता है। जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है बुद्धि का विकास होता जाता है। आयु बढ़ती है वैसे वैसे वह जटिल संप्रत्ययों को भी सीखता है। तो सीधी सी बात है, अपने भी जब बच्चे रहते हैं तो क्या है सीधी सीधी चीज़ें कर लेते हैं, ज़्यादा कठिन चीज़ें आ जाती है तो हमसे नहीं होती है। धीरे धीरे जाके अपना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो अपन क्या करने लग जाते हैं, अपनी बुद्धि का विकास होने लग जाता है, ज़्यादा दिमाग चलने लग जाता है, एज बढ़ जाती है तो हम क्या है कठिन कार्य जो है जटिल संप्रत्यय जो उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। वातावरण और क्रियाओं का जो योगदान है, वातावरण क्रियाओं का योगदान सीखने या अधिगम में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई, वातावरण और जो क्रियाएं हैं एक्टिविटी, इनका योगदान सीखने और अधिगम। तो सीधी सी बात है, लर्निंग में हेल्पफुल कौन होता है भाई, एक तो वातावरण और जो एक्टिविटीज़ है वो सब। पियाजे ये भी कहते हैं कि सीखना कोई यांत्रिक कार्य नहीं है बल्कि यह एक क्या है भाई बौद्धिक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना जो है ये एक संप्रत्यय निर्माण करना होता है। निर्माण करने की ये प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर चलती है। क्या भाई, सरल से कठिन की ओर चलती है। तो यहाँ पे आपने देखा ही कि जैसे हम पहले सरल चीज़ें करते हैं फिर बाद में जटिल कठिन कर लेते हैं, तो इजी टू हार्ड ये चलती है प्रोसेस। कौन सी, सीखने वाली। पहले जब बालक का अनुभव होता है उसकी आयु भी कम होती है, वह सरल अवधारणा संप्रत्ययों से ही सीख सकता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है अनुभव बढ़ता है और वह अपनी बुद्धि से जटिल चीज़ों को भी सीख लेता है। ठीक है, बालक की सत्य के बारे में चिंतन करने की शक्ति, परिपक्वता स्तर अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करती है और निर्धारित होता है। इसलिए मनोविज्ञान ने इसे अंतःक्रियावादी विचारधारा का नाम दिया और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे संप्रत्यय निर्माण का भी सिद्धांत बता दिया। ठीक है, और क्या है भाई, इनकी एक बुक भी आती है तो बुक भी देख लीजिए आप इनकी। तो इनकी बुक का नाम है भाई द लैंग्वेज, क्या नाम है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड जो है इनकी बुक का नाम है। ठीक है, और ये बुक इन्होंने कब लिखी थी, तो ये लिखी थी 1923 में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पद। ठीक है, स्टेप्स देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे जो है 2 पदों का उपयोग करते हैं, संगठन और अनुकूलन। संगठन और अनुकूलन, हालांकि इनके अलावा भी कुछ अन्य पदों का प्रयोग किया है, लेकिन ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। संगठन और अनुकूलन ये बार बार आपके आएंगे। ठीक है, संगठन और अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन, ये 2 वर्ड देखने हैं। और हमने यहाँ पे नाम देख ही लिए इसके भाई कि इसके और क्या क्या नाम है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो गया, अंतःक्रियावादी विचारधारा हो गया, इधर हो गया संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत, और विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ठीक है, विकासात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो ये सब बात हो गई यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम जो ये दोनों वर्ड है भाई ये बार बार परेशान करेंगे, तो इनके बारे में ही देख लेते हैं, संगठन और अनुकूलन। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट के माध्यम से बताती हूँ, फिर हम ये जो लिखा है इसको आराम से समझ लेंगे। तो देखिए, एक तरफ मैं लिखती हूँ संगठन, क्या लिखती हूँ भाई, संगठन। एक तरफ अपन लिखते हैं अनुकूलन। ठीक है, संगठन लिख दिया, अनुकूलन लिख दिया। अब संगठन जो है ये क्या है भाई, तो ये है प्रत्यक्षीकृत। क्या है भाई, ये प्रत्यक्ष आपको जो दिख रहा है वो, और जो बौद्धिक सूचना है वो प्राप्त करना इसमें होता है। बौद्धिक सूचना प्राप्त करेंगे, प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचना यहाँ पे प्राप्त की जाती। अनुकूलन में क्या करते हैं, अनुकूलन में जो पूर्व ज्ञान है आपके पास, प्रीवियस जो भी नॉलेज है और जो नई नॉलेज है, पूर्व ज्ञान और जो नवीन ज्ञान है, इनके मध्य जो भी संतुलन होता है, इनके मध्य जो भी संतुलन होता है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अनुकूलन वर्ड का यूज करते हैं। तो संगठन हो गया ये, और अनुकूलन ये हो गया। अब अनुकूलन जो है भाई, अनुकूलन के भी 2 टाइप कर दिए इन्होंने। तो अनुकूलन हो गया आत्मसातीकरण, हो गया एक वर्ड तो भाई आत्मसातीकरण, और इधर आ गया विशिष्टीकरण। ठीक है, विशिष्टीकरण या सामंजस्य।
तो विशिष्टीकरण हो गया और समंजन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ड हो गए। अनुकूलन के 2 सब पार्ट हो गए, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन और विशिष्टीकरण समंजन मतलब एकोमोडेशन। ठीक है, अब आत्मसातीकरण में तो क्या करेंगे भाई, आत्मसातीकरण में सीधी सी बात है, क्या करेंगे, जो ये नवीन ज्ञान था आपके पास में, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है भाई, नवीन ज्ञान को प्राप्त कर लो यहाँ पे। और विशिष्टीकरण में क्या करोगे, जो ये नवीन ज्ञान प्राप्त कर लिया इसका क्या कर दो, विस्तार कर दो, विस्तार कर दो। ठीक है, किसका विस्तार कर दो, तो नवीन ज्ञान का। ठीक है, विस्तार इधर करना है एकोमोडेशन में, विशिष्टीकरण में, आत्मसातीकरण में नवीन ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ये आपको चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी। अब क्या करें अब हम यहाँ पे जो लिखा है वो देख लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो भी अपनी 4th स्टेज है वो सब देख लेंगे, फिर उसके बाद PYQ करेंगे। ठीक है, अनुकूलन एडेप्टेशन। पियाजे के अनुसार बच्चे में अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की क्या है, प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ये बोल रहे हैं भाई पियाजे जी कि बच्चे में क्या है, अपना जो एनवायरनमेंट है इसके साथ समायोजन एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। और पियाजे के अनुसार बालक आने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लग जाता है। ठीक है, बालक जो है, इसको हटाओ, बालक प्रारंभिक जीवन से ही क्या है, अनुकूलन करने लग जाता है। जब बच्चे को वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों का सामना होता है, उस समय विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग होती है, तो अलग अलग कार्य न करके एक संगठित कार्य हो जाया करती है और ज्ञान अर्जित करती है। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती रहती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है, उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि जो है अनुकूलन बाहरी रूप से प्रभावित करता है। तो संगठन जो है भाई आंतरिक रूप से, ये नई चीज़ मिल गई तो ये आंतरिक रूप से क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, और अनुकूलन जो है ये बाह्य रूप से कर रहा है। ठीक है, पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है, अनुकूलन जो है इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, और इसको 2 पार्ट में भी यहाँ पे अपन ने ब्रेक कर ही दिया, आत्मसातीकरण और ये विशिष्टीकरण। इन्होंने भी यहाँ लिखा है यही सेम लाइन। पियाजे ने अनुकूलन को क्या है भाई, अनुकूलन को 2 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो आत्मसातीकरण और समंजन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। आत्मसातीकरण वही है, सीधी सी बात है जो मैंने आपको बताई है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मसातीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या समाधान के लिए पहले से सीखी हुई योजनाओं का सहारा लेता है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, आत्मसातीकरण को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त जो है, ब्लड जो है, हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है जिससे हमारी मांसपेशियों का संरचना का आकार बदल जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। पियाजे के शब्दों में जो है भाई, नए अनुभव का आत्मसातीकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वो अपने पुराने अनुभव के साथ मिलकर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करते हैं। बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो नवीन ज्ञान प्राप्त कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे चलें। समंजन में क्या है, एडजस्टमेंट में जो नवीन ज्ञान था उसका विस्तार करना है। ठीक है, तो बच्चे के सामने जो कोई नई समस्या होती है उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है और उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसातीकरण या समंजन दोनों प्रक्रियाओं को आरंभ करता है। ठीक है, समंजन जो है इसको आत्मसातीकरण का क्या है, पूरक भी माना जाता है और बालक अपने वातावरण और परिवेश के साथ समायोजित करने के लिए आत्मसातीकरण और समंजन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो यही सारी बात की है यहाँ पे, तो इसको हम हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं। अब स्कीम्स और स्कीमा। स्कीम्स क्या है, ये बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप है, अर्थात जो मानसिक संक्रिया है उनका अभिव्यक्त रूप क्या है, स्कीम्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, स्कीम्स कहलाता है। और स्कीमा क्या है, एक ऐसी मानसिक संरचना
जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। क्या किया जा सके? जनरलाइजेशन किया जा सके, सामान्यीकरण किया जा सके, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्कीमा बोल देते हैं। ठीक है। अब अपने आ जाते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पे। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो मैंने आपको बताई है, अभी याद करवाई। SPCF। एस से क्या है अपने? सेंसरी। ठीक है, चलो वापस लिख देते हैं अच्छे से ही। सेंसरी हो गया। पी से हो गया आपके पास में प्री ऑपरेशनल। क्या हो गया भाई? ऑपरेशन कर दिया, प्री ऑपरेशनल हो गया। सी से क्या कर दो? कंकड़ ले आओ, कॉन्क्रीट हो गया। एफ से क्या हो गया? फॉर्मल हो गया। ठीक है, नंबर वाइज है ये स्टेप। पहले नंबर की ये है, दूसरे की ये हो गई प्री ऑपरेशनल, थर्ड नंबर पे कॉन्कर ले आए, फिर कंकड़ ला के फॉर्मल बन गए। ठीक है। अब पहली ये है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था। हिंदी में हम बोल देंगे सेंसरी को क्या बोलते हैं भाई? संवेदी बोलते हैं, संवेदी मोटर। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगी, इंग्लिश में याद करो। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। ठीक है भाई, प्रथम अवस्था है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है भाई, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक हो गई, 0 से 2 साल की हो गई। ठीक है, अब क्या होगा भाई? जन्म के समय बालक केवल सरल क्रिया करता है। ठीक है भाई, सरल क्रिया ही करेगा। पैदा होते ही ये थोड़ी उस पर लोड रख दे बहुत ज़्यादा और सब काम वो करने लग जाए, ऐसा तो होता नहीं है। बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारी आती जाती है, सीखते जाते हैं, तो क्या है और चीज़ें सीखते जाते हैं, तो फिर जटिल काम भी करने लग जाते हैं। तो सरल क्रिया करता है जन्म के समय बालक। बच्चा इस अवस्था में जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनकी सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों और गंधों का अनुभव करता है। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है कि भाई बच्चा क्या करेगा? बच्चा जो उसके अंदर ज्ञानेंद्रियाँ हैं तो जो भी कार्य करेगा वो अपनी इंद्रियों के द्वारा बेहतर रूप में करता है। वो ध्वनि निकालता है और गंध जो है ये सब करता है। ठीक है, और इस सरल क्रियाओं को पियाजे जो है सहज स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सहज स्कीमा कहते हैं। इन अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण ही बच्चा संज्ञानात्मक आत्मसात और समंजन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और जब उसे परिवेश में उपस्थित उद्दीपकों का पता चलता है तो बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा इनका प्राथमिक अनुभव करने लग जाता है। पियाजे ने अपनी इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में भी बांटा है। इतना ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपने क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। संवेदी पेशीय अवस्था देखिए आपने, सिंपल सी बात है, 0 से 2 साल की एज है। इंद्रियों के द्वारा क्या करेगा बच्चा? इंद्रियों के द्वारा यहाँ पे कार्य करेगा। ठीक है, 2 बात हो गई। अब इंद्रियों में अपने को पता ही है भाई, यहाँ पे इंद्रियों के द्वारा क्या करेगा? आँखें जो है वो मूवमेंट करेगा, नाक, त्वचा, ये सब इनका क्या करेगा? यहाँ पे यूज़ करेगा, हिलेगा डुलेगा, इधर उधर हाथ पैर मारना सीखेगा। और गामक क्रिया, ये मोटर शब्द आ रहा है तो मोटर ये है गामक क्रिया। गामक क्रिया में क्या आता है? तो गामक क्रिया में वो है पकड़ना, खेलना, भागना, दौड़ना, ये सब सीखेगा। ठीक है, गामक मतलब मोटर, मतलब मोटरसाइकिल अगर आप चलाते हैं तो क्या करते हैं? उसको चला के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसमें यही है, खेलना है, भागना, पकड़ना, जो है मतलब चलने वाले काम यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे पहली अवस्था कंप्लीट। अपन चलते हैं सेकंड पे, जो कि है पूर्व संक्रिय अवस्था। याद मैंने आपको कराया ही हुआ है SPCF से। पी से आ गई अपने ये इंग्लिश में देखो प्री ऑपरेशनल, हिंदी में आ गई पूर्व संक्रिय अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे आपको बता ही दिया है। ठीक है भाई, दूसरे नंबर की है। यह बच्चे की 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। भाई 0 से 2 कंप्लीट की है तो अब कहाँ पे आएंगे? 2 से 7 आ जाओ, 2 से 7 साल आ गए। इस अवस्था की 2 उप अवस्था है, इसकी भी 2 उप अवस्था बता दी। इस अवस्था में बच्चे में निम्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो बच्चे में पाई जाती है। भाई 2 से 7 वाले में बच्चा क्या है भाई? अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों और शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। क्या करता है बच्चा? जो अपने आसपास की वस्तु है, प्राणी है, उनमें क्या करना सीख जाता है? रिलेशन क्या है? स्थापित करना सीख जाता है। बच्चे जो है प्राय खेल और अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। यहाँ पे कैसे सीखते हैं बच्चे? खेल के द्वारा सीखते हैं और अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। पियाजे कहते हैं इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में समझने लगते हैं। क्या करते हैं?
बच्चे जो निर्जीव वस्तु है उनको सजीव समझते हैं। जैसे कि भाई अपन जब छोटे होंगे तो कई लोगों ने गुड्डे गुड्डी वाला खेल खेला ही होगा। तो गुड़िया को क्या है, अगर कुछ हो जाए तो ये सोचते थे कि अरे अब तो क्या हो गया, तो गुड़िया को सजीव ही मान बैठते थे। ठीक है, तो गुड़िया को सजीव मान बैठते थे और उसकी क्या करते थे, पूरी केयर करेंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, सब काम करते थे। तो कई सारे लोगों ने ये काम किए ही होंगे बचपन में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। किसी ने नहीं किया है तो किसी ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं पे, तो सबको यहाँ से आराम से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं को क्या मानते हैं भाई, सजीव मानते हैं। गुड़िया में कोई जान थोड़ी है, लेकिन उसको सजीव मान लिया तो उसकी पूरी केयर कर रहे हैं इंसान की तरह। ठीक है, बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं, अपने जो विचार है भाई उसको ही सही मानते हैं। किसी ने कुछ और कह दिया तो उसको नहीं मानते। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उनके ही इर्द गिर्द है। तो पियाजे के आत्म केंद्रितता का इसको नाम दिया है। क्या बोल दिया भाई, पियाजे ने बोल दिया कि बच्चे समझ रहे कि हमारे इर्द गिर्द ही सारी दुनिया है, तो इसको ईगो सेंट्रिज्म का नाम दे दिया इन्होंने, आत्म केंद्रितता का नाम दे दिया। बच्चा जो है यहाँ पे भाषा सीखने लगता है। ठीक है भाई, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे। और बच्चे जो है यहाँ पे चिंतन भी शुरू कर देते हैं, थिंकिंग पावर भी इनमें डेवलप होने लग जाती है। 6 वर्ष तक आते आते बच्चा मूर्त क्या है, यह है मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लग जाता है। क्या करने लग जाते हैं भाई, मूर्त प्रत्ययों के साथ में अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गई अपने मूर्त संक्रियात्मक मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था का वर्णन पियाजे ने निम्न प्रकार से किया है। 7 से 11 वर्ष की एज बताई है। ठीक है, और हमने ब्रूनर वाले में क्या देखा था भाई, ब्रूनर वाले में जो 3rd नंबर की स्टेज थी कौन सी थी, जल्दी से बताइए। तो ये थी, आपको तो याद नहीं होगा क्योंकि आप क्लास ढंग से थोड़ी देखते हैं, बस 2x पे करके चल गया अपना काम। तो सिंबॉलिक एज थी 3rd नंबर की थी, ये थी 7 से लेके 15 से 16 ईयर की। और यहाँ पे भाई जो है 3rd नंबर की एज ये हो गई 7 से 11, ना कि 15 से 16। अब ये हो गई भाई 7 से 11, तो जो 4th स्टेज है वो कौन सी बचेगी मैडम, तो ये बचेगी आपके पास में फॉर्मल वाली बचेगी। कितने से चलेगी, 12 से 16 साल आ जाएगी। तो पियाजे में और ब्रूनर में यही मेन डिफरेंस था। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो जो है मनोविज्ञान बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, ये मानी जाती है। इस अवस्था में बालक अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी हो जाते हैं। और तर्क शक्ति की क्षमता भी विकसित हो जाती है। चिंतन और तर्क की क्षमता यहाँ पे क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है भाई, अमूर्त समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लेते हैं। मूर्त का तो करेंगे, जो चीज़ें दिख रही हैं उसका तो कर लेंगे, जो चीज़ें नहीं दिख रही है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होने लग जाती है। यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स भी ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करें, ये है अमूर्त नहीं है, ये मूर्ति है। ठीक है, मूर्त अवस्था पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ें दिखती हैं उनका समाधान वे ढूंढ सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सही अनुपात का अंतर, ठीक है, सही अनुपात का अंतर निकाल लेंगे, आकार, भार, क्रम, सीक्वेंस, इनके बारे में ये यहाँ पे इसमें जानने लग जाते हैं। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है, जो थिंकिंग करते हैं उसमें क्रमबद्धता का जो है अभाव अभी भी रहता है। इस अवस्था में बालकों में कुछ क्षमताएं विकसित होती है, जैसे कंजर्वेशन, मतलब जब कोई ज्ञान, तो जब कोई ज्ञान जो है पदार्थ के रूप में बदल जाने के बाद मात्रा, संख्या, भार, आयतन में दृष्टि में समान रहता है, उसको कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन किसको कहते हैं कि भाई पदार्थ जो है उसको अपन बदल दें तो भी क्या है, मात्रा, संख्या, भार, आयतन में वो दृष्टि में समान दिखाई दे, देखने में समान दिखाई दे। संख्या बोध जो है गणित के बारे में जानेगा, वस्तुओं को गिनना शुरू कर देगा। इसके अलावा क्रमानुसार सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन करना, पारस्परिक संबंधों के बारे में जानने लग जाएगा। लास्ट स्टेज अपनी ऑपरेशनल स्टेज याद करवाया ही हुआ है, SPCF लास्ट वाली, F से फॉर्मल हो गया। ठीक है, फॉर्मल औपचारिक हो गया,
ठीक है। लास्ट स्टेज है चतुर्थ और अंतिम। ठीक है, चतुर्थ और अंतिम हो गया। बच्चा जो अपनी विसंगतियाँ हैं, अपनी जो गलतियाँ हैं वो समझने की क्षमता रखता है। बच्चे में वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप से परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता आ जाती है। बच्चा घटनाओं की परिकल्पना बनाने में लगता है और इन्हें सत्यापित करने का प्रयास भी करता है। ठीक है, घटनाएं जो हैं ये इनकी परिकल्पना बनाने लग जाता है, इमेजिनेशन करने लग जाता है और इनको सत्यापित करने का भी प्रयास करने लग जाता है। और इस अवस्था में विचारों को संगठित करके वर्गीकृत करना भी सीख लेता है। बच्चा प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर देता है। भाई प्रतीक का अर्थ भी यहाँ पे समझना शुरू कर दिया। अंकों का प्रयोग भी करने लग गया। क्या करने लग गया? अंकों का प्रयोग भी करने लग गया। और अमूर्त थिंकिंग यहाँ पे डेवलप हो गई। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो गई है यहाँ पे बच्चे में। और यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। आयु बढ़ने के साथ साथ अनुभव बढ़ने से समस्या के समाधान की क्षमता बढ़ जाती है। चिंतन में क्रमबद्धता बढ़ने लगती है। इस अवस्था में बच्चे का मानसिक मस्तिष्क जो है परिपक्व होने लग जाता है। ठीक है, अब पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की शिक्षा में क्या यूज़ है वो देख लो फटाफट से। तो ये है भाई पियाजे ने अपने सिद्धांत के प्रयोग में शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण और खेल की क्रिया को महत्व दिया। क्या दिया भाई? अनुकरण को और खेल को महत्व दिया है इन्होंने। अनुकरण और खेल विधि से शिक्षण कार्य करना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं शिक्षकों के लिए। पियाजे कहते हैं जो बच्चे सीखने में धीमे होते हैं उनको दंड पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। उससे क्या है, बच्चे में नेगेटिव भावना उत्पन्न होती है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और बालक दोनों ही अधिगम और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोनों का शिक्षा में प्रमुख रूप से प्रयोग करना उचित रहेगा। बच्चे को अपने आप करके सीखने का अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि हर बार उसको क्या है थाली में परोस के दे देते हैं, जिससे वैसे नहीं करने देना चाहिए। उसको कुछ सीखने भी देना चाहिए, तो करके सीखने के अवसर देना चाहिए, जिससे क्या है वो अच्छे से सीख सके, उसका माइंड डेवलप हो सके। 12 वर्ष की अवस्था के बच्चों को समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 वर्ष की आयु आते आते बच्चों में ये क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं अपने PYQ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं संवेगात्मक विकास वाले। संवेगात्मक में अपने थ्योरी किसकी पढ़ी थी? तो मैकडूगल की पढ़ी थी। नहीं पढ़ी थी? बिल्कुल जी हाँ पढ़ी थी। तो इसमें हमने 14 जो है प्रवृत्तियाँ इसकी देखी थी संवेगात्मक में, मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने पास ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक का या संवेगात्मक का? तो उत्तेजना जो है भाई संवेगात्मक विकास का भाग है। निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? तो नकारात्मक नहीं है ये बताना है। तो भय, क्रोध, चिंता और आशा। तो भय नेगेटिव है, क्रोध भी नेगेटिव है, चिंता करना भी नेगेटिव है, लेकिन जो आशा है भाई होप है, होप के जो ऊपर है, उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, वही बात है। आशा रखोगे तो सब काम बढ़िया हो जाएगा, नेगेटिव रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे कितनी मेहनत कर लो। तो इसलिए क्या है, पहले पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। कोई और आप पे विश्वास करे नहीं करे, सबसे पहले खुद को विश्वास होना चाहिए। ठीक है, कि आप कितना कर सकते हैं, ये नहीं कि कर नहीं सकते, जितना उससे ज़्यादा विश्वास के उस पर ही चल रहे हैं बस। तो आपको पता है कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर जो है विश्वास, आशा बनाए रखें। ठीक है, तो आशा वर्ड यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पूछ रहा है नकारात्मक संवेग नहीं है, तो ये वाला अपना सही हो जाएगा। यहाँ पे संवेगों के प्रकार बता दिए। संवेग इमोशंस भाई 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब संवेग में पॉजिटिव में क्या आ जाएंगे, ये सुखकारी होते हैं, ये हैप्पीनेस देने वाले होते हैं, आनंदकारी होते हैं। तो इसमें आ जाएगा प्रेम, आमोद, आनंद, हर्ष, स्नेह, उल्लास, सारे पॉजिटिव वर्ड है। नकारात्मक नेगेटिव में आ जाएंगे, ये कष्टकारी और दुखदायी होते हैं। इसमें आएगा भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, घृणा और ईर्ष्या। ठीक है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? नकारात्मक पूछ लिया वापस। आनंद तो पॉजिटिव है, चिंता नेगेटिव है, आशा पॉजिटिव है, उपलब्धि अचीवमेंट भी पॉजिटिव है। क्या पूछ रहा है भाई, ये नकारात्मक पूछ रहा है, तो नकारात्मक ये है चिंता, तो ये टिक करो, आगे बढ़ो। अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण और त्रुटि विधि आदि के उदाहरण सीखने के तरीकों में शामिल है। तो अनुकरण जो है भाई फॉलो करना है, अनुकूलन करना है, परीक्षण करना है, टेस्टिंग करनी है, गलती से सीखना है। तो ये सब उदाहरण किसके हैं? तो ये सब उदाहरण हैं भावात्मक संवेगात्मक विकास के। ठीक,
मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग बताए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? तो सबसे महत्वपूर्ण किसको माना भाई? आत्माभिमान को माना है, आत्मसम्मान को, दया को या भय को? आत्म अभिमान जैसा हमने यहाँ पे कुछ देखा था कि नहीं देखा था? तो आत्म अभिमान जैसा हमने देखा था, ठीक है। आत्म अभिमान हमने देखा था, लेकिन ये क्या पूछ रहा है भाई? सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो महत्वपूर्ण में आत्मसम्मान, दया जैसा तो हमने नहीं देखा था, ठीक है। भय सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे पहले नंबर पे यही था, ठीक है। तो भय यहाँ पे राइट आंसर माना है इन्होंने। अब व्याख्या है, मैकडूगल और गिलफोर्ड ने 14 प्रमुख संवेग बताए हैं। क्रोध, भय, वात्सल्य, अधिकार भावना, आमोद, मुख, कृतिभाव, कामुकता, आत्माभिमान, एकाकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्मीयता, घृणा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? तो संवेगों की संख्या जल्दी से बता दो। 14 थे। डुगल रहे थे, कितनी बार डुगल रहे थे? इधर उधर डुगलना मतलब इधर उधर घूमना, ठीक है। तो डुगल रहे हैं कितनी बार? 14 बार, ठीक है। कौन? मैकडूगल जी, ठीक है। 14 संवेग बता दिया। मैकडूगल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग का गलत संयोजन है? अब अपने जो 14 अपन ने पूरी याद की थी वो सारी अब मैच करने का टाइम आ गया है। ये पूछा है 2022 की एग्जाम में। पलायन से क्या देखा था? पलायन कब करते हैं? जब भय लगता है भाई, रास्ते में अंधेरा है तो डर लग रहा है, डर के मारे क्या है भागेंगे वहाँ से, जल्दी से घर पहुँचेंगे तो पलायन कर देंगे, ठीक है। क्रोध आएगा तो क्या करेंगे? युयुत्सा करेंगे। युयुत्सा क्या बताया था? युद्ध करने की इच्छा। गुस्सा आएगा तभी तो क्रोध करेंगे, शांति में थोड़ी क्रोध करेंगे, तो ये भी सही है। अब ये है भाई निवृत्ति से घृणा। तो निवृत्ति से घृणा होगी क्या? तो निवृत्ति से घृणा होगी, बिल्कुल होगी, ये सही है, ये हमने देखा ही था, ठीक है। जिज्ञासा और करुणा, तो जिज्ञासा और करुणा का कोई मेल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जिज्ञासा के साथ में हमने देखा था भाई आश्चर्य होगा, सरप्राइज होंगे, तभी आप में क्या है जो है जिज्ञासा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये वाला गलत है, तो जो गलत है वही सही है, तो अपना आंसर भी यही है। यहाँ पे कुछ इसने ये दिए हुए हैं तो इनको आप देख लेना। मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा सही है। अब सही वाला बताना है, तो सही वाला बताओ। पलायन, हवस, तो पलायन का तो हमने देखा था भय, क्या देखा था भाई? भय देखा था। जिज्ञासा का हमने क्या देखा था? तो जिज्ञासा का हमने देखा था आश्चर्य देखा था, तो यहाँ पे प्रेम नहीं आएगा, ये गलत है। हास्य का क्या देखा था? मनोरंजन देखा था क्या? मनोरंजन नहीं देखा था, आमोद देखा था। क्या देखा था? आमोद देखा था, ठीक है। आमोद और मनोरंजन एक ही है वैसे, ठीक है। निर्माण का क्या देखा था? निर्माण का भूख देखा था या नहीं देखा था, बताइए। तो भूख किसका देखा था? भोजन, अन्वेषण, भूख, निर्माण। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, तो इसको क्या है अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसको अभी स्किप करते हैं। किसी व्यक्ति के सामवेगिक संप्रेषण, स्व समझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध, नैतिक तर्कणा, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो भाई समझ आ गई, कौशल आ गई, मित्रता, अंतरंग संबंध, नैतिक सब आ गया, तो यहाँ पे हो गई भाई इमोशनल तो हो ही गए और सामाजिक भी हो गए, तो सामाजिक और ये सही हो गया। अब संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थ्योरी किसकी देखी हमने देखी है ब्रूनर जी की भी और जीन पियाजे की भी। तो किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता बताओ पहले तो तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता होती है, यही सबसे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से रिलेटेड है? प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना, निर्णय करने की व्यूहरचना में सुधार होना, मूर्त संरचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से और तार्किक दृष्टिकोण से विचार करना। तो सारे ही यहाँ पे पॉजिटिव हैं, सही हैं किशोरावस्था के लिए, तो आंसर 4 हो जाएगा। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है, तो दोहराने की प्रवृत्ति है क्या? नहीं है। अनुकरण द्वारा सीखने की, ये भी नहीं है। बुद्धि का अधिकतम विकास, तो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है यहाँ पे, ठीक है, किशोरावस्था में ही। संज्ञानात्मक विकास की विशेषता पूछी है, तो थर्ड ऑप्शन राइट है अपना। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य तो है अपना क्या भाई,
मैंने तो बताया था आपको मेंटली जो भी सारी प्रक्रिया आ जाएंगी, जैसे कि स्मृति बताई थी, चिंतन बताया था, तर्क भी बताया था, इस तरह के जो भी वर्ड है वो सब आएंगे। अब ऑप्शन में देखो क्या दिया है, व्यापक और स्थायी ज्ञान का विकास, नहीं। व्यापक और स्थायी शारीरिक विकास, नहीं। व्यापक और स्थायी बौद्धिक विकास, तो ये सही हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। व्यापक और स्थायी क्रियात्मक विकास, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये तो ये व्यापक और स्थायी ज्ञान, अब यह व्यापक तो सही है लेकिन ये जो है स्थायी ज्ञान यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, तो इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था क्वेश्चन को। आपने जो बताया वही लिखा है यहाँ पे, संज्ञानात्मक विकास में व्यापक मानसिक प्रक्रिया, चिंतन, तर्कणा, धारणा ये सब सम्मिलित होती है। नेक्स्ट पूछा है संज्ञान का अर्थ क्या है, कॉग्निटिव का अर्थ क्या है। तो क्या है भाई इसका अर्थ, कार्य और भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक कौन है, तो संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक हैं कौन भाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का निर्धारक कौन है, तो ये है भाई आनुवांशिकता। आनुवांशिकता है ये संज्ञानात्मक विकास से निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विकास धारणा, कल्पना, तर्क, समस्या, समाधान से संबंधित है। तो ये सब आ गया, धारणा, कल्पना, तर्क, समस्या, समाधान, तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव दिमाग वाली बात हो गई। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो मनोवैज्ञानिक कौन है भाई, जीन पियाजे तो है ही, स्पीयरमैन नहीं है, बिने भी नहीं है, बिने का तो बुद्धि का सिद्धांत आएगा, गॉल्टन भी नहीं है। अगर यहाँ पे ब्रूनर होता तो दोनों ऑप्शन अपने सही हो जाते, दोनों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकों की रचना की, जिनमें से प्रमुख है भाई चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड 1920। तो इनकी बुक्स को ध्यान रखना है, जीन पियाजे की संसार के बच्चों के विचार, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड 1920, बालक का चिंतन और भाषण, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये मैं बताई चुकी थी 1926 में। एक और है बच्चों के नैतिक निर्णय 1913, मोरल जजमेंट। क्या कर दिया तो भाई इन्होंने 3 पुस्तकें लिख दी, संसार के बच्चों पे विचार लिख दिए, चिंतन और भाषण भी लिख दिए और नैतिक निर्णय। पहले तो विचार प्रकट कर दिए, फिर चिंतन और भाषण भी दे दिया बच्चों को, और फिर नैतिक निर्णय की बात भी कर दी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया, जीन पियाजे की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है, तो पहले पता होना चाहिए भाई कौन सी है, तभी तो ये करोगे। तो देखो, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1926 में ये है क्या, तो ये है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये तो है, ठीक है। क्या किया भाई इसमें चिंतन भाषण कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है। फिर है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ टाइम, तो 1946 जैसी इनकी पुस्तक ये भी है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे नहीं देखी, ठीक है। तो इसको भी आप ऐड कर लेना, 1946 में ये भी लिखी है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ टाइम। ये है साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 1953, तो ये वाली गलत है। और ये है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1969 में, ये भी यहाँ पे सही है। तो जो पुस्तक नहीं है तो वो नहीं है, ये वाली है साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 1953 वाली, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है ब्रूनर ने क्या किया भाई, संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की, निम्नलिखित में से चरणों के सही क्रम को बताइए। तो बताइए, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन हो गया होगा, EIS याद आ जाना चाहिए। अब हिंदी में तो है मैडम ये, तो इंग्लिश में तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, थोड़ा दिमाग लगाओ। ई से क्या था भाई, इनएक्टिव था, अब इस इनएक्टिव को ही इसने ऐसे लिख दिया इनएक्टिव। तो अब बोलो हिंदी में याद रखोगे इंग्लिश में याद रखोगे, तो इनएक्टिव कहाँ पे दिख रहा है, एक में ही दिख रहा है सबसे नंबर पहले पे, ये मार दो टिक। अनुप्रतीकात्मक क्या वो बताया था इंग्लिश में, आइकॉनिक। प्रतीकात्मक क्या बताया था, सिंबॉलिक। तो अब हुआ कि नहीं हुआ, इजी क्वेश्चन हो गया ना। चलो, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन JS ब्रूनर ने किया, पियाजे के सिद्धांत को उन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, विकल्प के रूप में भी जानते हैं, पियाजे के विकल्प के रूप में ये भी पूछ सकता है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 कारकों द्वारा बताता है, जो कि हमने EIS IES जिसे आप याद रखें वैसे रख सकते हैं। तो ई में तो हो गया सक्रियता 0 से 2 वर्ष, इसको 0 से 2 करो, 0 से 2 ईयर, ठीक। इसको कर लीजिए आप 2 से, कितनी करेंगे
इसको कर लो 2 से 7 ईयर। ये थी अपने 7 से लेके 15-16 तक, 15-16 तक थी। अब इन्होंने ये यहाँ पे दी है, इसका थोड़ा सा हम देख लेंगे बाद में। मेरे अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा गलत है, तो इसको अपन बाद में देख के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सक्रियता इसमें क्या थे, इसमें एक तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है, एक्टिविटी द्वारा। जैसे कि दूध की बोतल देख के शिशु का मुंह चलाना है, ठीक है, और हाथ पैर फेंकना है। ये एक सक्रियता का उदाहरण है, जिसके द्वारा दूध पीने की इच्छा को वो व्यक्त कर रहा है कि भाई अब मुझे भूख लग रही है, मुझे क्या है, दूध पिला दीजिए। तो वो हाथ पैर मारेगा, मुंह चलाने लग जाएगा। फिर दृश्य प्रतिमा में आइकॉनिक में आ गई 2 से 7 ईयर की एज। इसमें है बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। सांकेतिक विधि में बालक भाषा के व्यवहार के द्वारा अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति करता है। फिर है सांकेतिक। सांकेतिक में क्या है भाई, इसमें है अध्ययनों के आधार पर बताया कि इसमें तीनों के संप्रत्य का विकास एक क्रम में होता है। तो इसमें है सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है और बालक संकेतों के माध्यम से सीखता है और संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण और भाषा, गणित के संप्रत्यय, सूत्र, गणना आदि सीख लेता है। तो ये सर्वोच्च अवस्था है, इसमें ज़्यादा चीज़ें सीख गया तो अब ऑब्वियसली ये सर्वोच्च हो गई है। अब है निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया। तो बताओ, ई से हो गया, इनएक्टिव हो गया कि नहीं हो गया, इनएक्टिव बताओ, हो गया। आई से आइकॉनिक हो गया, सही है। एस से सेंसरी मोटर, ये तो हमने पियाजे में देखा था भाई, पियाजे में देखा था, नहीं देखा था, देखा था, अभी बताएंगे। और ये हो गया एस, तो कितना इजी हो गया अब आपके लिए, ई आई एस। बस ई आई एस 3, ब्रूनर में भी 3, ब्रूनर के नाम में भी 3 शब्द है, और बस ई आई एस याद रखो, ज़्यादा दिमाग ही मत लगाओ। और क्या याद रखोगे, 0 से 2, 7 से 11 और 12 से 0 से 2, 2 से 7 और 7 से 15-16, बस इतना सा ब्रूनर है, ठीक है। तो ये सेंसरी मोटर, अब सेंसरी मोटर किस में थी भाई, सेंसरी मोटर ये SPCF भी बताया था क्या, तो जी हाँ बिल्कुल बताया था। एस से क्या था, सेंसरी मोटर, प्री से प्री ऑपरेशनल, सी से कॉन्क्रीट, एफ से फॉर्मल। बात किसके लिए थी, तो ये थी पियाजे जी के लिए, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया, वही बार बार पूछ रहा है। देखो अभी ये पूछ लिया 16 में, ये पूछ लिया 2 से पहले, तो इसी क्वेश्चन को रिपीट किया कि नहीं किया, RPSC ने घुमा फिरा के कर दिया। ब्रूनर द्वारा कौन सा नहीं है, अब अपने को तो पता है भाई, EIS कर देना है ब्रूनर आते ही। तो ई से इनएक्टिव हो गया, आई से आइकॉनिक हो गया। अब ये हेट्रोनोमी जैसा कुछ नहीं देखा, ये हटाओ, फालतू का है, हटाओ। सांकेतिक, अब इसने इसकी इंग्लिश नहीं दी तो अपन इतनी सी तो जानते हैं, सिंबॉलिक हो गया, तो EIS सही है भाई, ठीक है। आगे चलो, कौन सी ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है, सर्वोच्च कौन सी है, तो सर्वोच्च है अपने पास सिंबॉलिक, ठीक है, प्रतीकात्मक लास्ट स्टेज भी है और सर्वोच्च भी है, यही इसकी एज है 7 से 15 से 16 ईयर, ठीक है। तो ये हो गई सक्रिय अवस्था, ई वाली इनएक्टिव, प्रतिबिंबात्मक, ये हो गई आई वाली। एस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एस गई अपने सेंसरी, किसमें, पियाजे में। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको यहीं की चीज़ें यहीं याद हो जाए, अगर आप रिवीजन भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रणनीति ब्रूनर ने संप्रत्यय निर्माण में नहीं पहचानी। साइमल्टेनियस स्कैनिंग, सक्सेसिव स्कैनिंग, कंजर्वेटिव स्कैनिंग, परसेप्टिबिलिटी। तो कौन सी नहीं पहचानी है भाई, तो ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐड कर लेना अपने में। तो साइमल्टेनियस स्कैनिंग अपना ही है, सक्सेसिव भी अपना ही है, कंजर्वेटिव भी, लेकिन परसेप्टिबिलिटी ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने नहीं अपनाया। अब ब्रूनर ने संप्रत्यय निर्माण कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की 4 नीति अपनाई है। साइमल्टेनियस स्कैनिंग हो गई, सक्सेसिव स्कैनिंग, कंजर्वेटिव और फोक्स, ठीक है। 4 प्रकार की स्कैनिंग है, साइमल्टेनियसली है, सक्सेसिव है, कंजर्वेटिव है और फोक्स है। तो SSCF से याद रख सकते हो, साइमल्टेनियसली, सक्सेसिव, कंजर्वेटिव और फोक्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएं। आप वीडियो पूरी देख भी लेते हैं और लाइक और कमेंट क्यों नहीं करते, मुझे तो यही चीज़ समझ में नहीं आती
यहाँ पे आपके कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं लाइक कमेंट करने में। आपके लिए इतनी मेहनत करो, आप एक लाइक कमेंट नहीं कर सकते तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, क्या करेंगे फिर आप? तो अगर आप लाइक कमेंट में कमी रखेंगे तो हम भी क्लास में कमी रखेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी तक तो आपको कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि आप लाइक कमेंट करें और अब शेयर भी करें, ठीक है। शेयर भी करें, क्योंकि आपसे कुछ बोल नहीं रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अपना काम निकाल लिया और ख़त्म बात। तो भाई हम भी कोई इंसान है, हमें भी मोटिवेशन आता है आपके कमेंट देख के कि भाई आपको क्लासेस पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। आपके लिए इतनी मेहनत करो टाइम निकाल के, लेकिन आपसे किसी को अप्रिशिएट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमने तो आपको एक फैमिली मान रखा है, इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं टाइम जैसे तैसे निकाल के। लेकिन लगता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने मुझे कोई आपका फैमिली का मेंबर नहीं मान रखा है, इसीलिए आप लाइक कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ 2-5 लोग ही जो हैं वही बेचारे डेली क्या करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, और बाकी लोगों को बस अपना मतलब निकालना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें जो क्लास दे रहा है वो कैसे क्लास रिकॉर्ड कर रहा है, कैसे अपना टाइम निकाल रहा है, इतना अच्छा कंटेंट हमें दे रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें भी फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, और फिर आप अपने स्तर पे तैयारी करते रहिएगा, अपना सिलेक्शन ले लीजिएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका कहीं से भी सिलेक्शन हो, बस सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन मैंने देख लिया, पूरा यूट्यूब देख लिया, मुझे तो इस टाइप की कोई वीडियो मिली नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मिली हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। आगे से मैं आपको शेयर का भी नहीं बोलूँगी, लाइक का भी, कमेंट का भी, ठीक है। इतने कम टाइम में इतना अच्छा कंटेंट अगर आपको कोई दे रहा है तो ज़रूर मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी और बच्चों की भी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। मुझे आपके लिए इतना समय नहीं निकालना पड़े, वहीं से वीडियो देख लेंगे सब, ठीक है। तो अगर किसी को ये चीज़ें बुरी लग रही हैं तो बिल्कुल आप दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए बस एक एप्रिशिएशन ही मांग रहे हैं, और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं आपसे। तो इतना आप कर सकते हैं। बार बार बोलने की मुझे भी कोई यहाँ पे शौक़ नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी सुनने का समय नहीं है। आपका भी एक एक मिनट कीमती है, मेरा भी, तो ठीक है। आगे से कोई शिकायत नहीं मिले ऐसी मैं आपसे उम्मीद करूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको शेयर भी करना है, लाइक कमेंट भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, मतलब आपके 4 मार्क्स जो हैं साइकोलॉजी से यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी के 3 चैप्टर अपने बचेंगे, वो हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। इस मंथ का आपको बोला था, तो मई में आपके ये साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब आपका साथ रहेगा, लाइक कमेंट शेयर में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। वरना ये सब कुछ बंद किया जाएगा और सब अपने हिसाब से पढ़ते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।